अच्छा, अब हम लोगों ने क्या किया था, आप बॉस वाली एग्जांपल ली थी कि एक बॉस था, उसने वर्कर को कहा कि भाई आप जो है वो, और वर्कर क्या था, एक मेथड था। अभी कह रहा है कि अगर द बॉस method does not know how the worker method performs its designed task, designated task, तो अगर बॉस का मेथड does not know कि how the worker method perform its designated task, तो क्या होगा, the worker may also call other worker methods unknown to the boss। ठीक है, यानी कि ये कह रहा है कि जो बॉस का मेथड है, जैसे सपोज उसको नहीं पता कि जो हाउ द वर्कर मेथड परफॉर्म इज डेजिग्नेटेड टास्क, उसको नहीं पता कि वो मेथड कैसे काम करता है। जैसे देखें, हमें नहीं पता, आपको याद होगा कि एक्शन की जो हमने क्लास लिखी थी, एक्शन की अकाउंट की क्लास, अकाउंट की क्लास के अंदर हमने जो गेट बैलेंस का मेथड हमने कॉल किया था, तो हमें नहीं पता था कि वो मेथड इंटरनली क्या काम करता। ठीक है, तो हमने खाली उसको काम दिया, उसने हमें काम करके दे दिया। तो अब हो सकता है द वर्कर में आल्सो कॉल अदर वर्कर मेथड अननोन टू द बॉस। हो सकता है कि हम अपने पास गेट वो जो गेट बैलेंस का मेथड था उसको हमने कॉल किया, या उसको हमने कोई काम दिया, हमें नहीं पता वो काम कैसे कर रहा है। अब वो आगे उसने किसी और मेथड को कॉल किया और उससे कुछ डाटा गेट करके हमें ला के दिया, तो ये उसके ऊपर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उसको समझ में आ रहा है उस मेथड को, हमें नहीं पता। ठीक है, और यही हमारे साथ हुआ था, और हमने यही किया था कि मेन के मेथड के अंदर हमारे पास सिर्फ इंटरफेस अवेलेबल था, उस इंटरफेस के थ्रू हमने मेथड को कॉल किया था। कौन से मेथड को? गेट के मेथड को, तो गेट बैलेंस के मेथड को। इसको कहते हैं हाइडिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन डिटेल प्रमोट्स गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अब ये आपको याद होगा, मैंने लास्ट क्लास में भी लेक्चर 5 में मेरे ख्याल में शायद आपको बताया था कि व्हाट इज इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या था कि आप हाइड कर रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन डिटेल। ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल आप जब हाइड कर रहे हैं तो आपको क्या होता है, एक तो आपका रीयूजेबिलिटी बढ़ रही है, आपका काम कम कम पड़ रहा है, आपको नहीं पता कि आपको खाली इंटरफेस अवेलेबल है, आप इंटरफेस से आप डायरेक्ट अपना काम ले सकते हैं। जैसे अभी हमने काम लिया जे ऑप्शन पेन के अंदर, हमें नहीं पता बैकएंड पे क्या काम कर रही है जे ऑप्शन पेन की क्लास, हमें बस उसका इंटरफेस अवेलेबल है कि अगर हमें स्क्रीन के ऊपर कोई डायलॉग बॉक्स प्रिंट करवाना है तो जे ऑप्शन पेन के शो इनपुट डायलॉग बॉक्स से आप यूजर से इनपुट ले सकते हैं, और शो मैसेज डायलॉग से आप क्या कर सकते हैं, डायलॉग बॉक्स जो है स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा सकते हैं सेंटर ऑफ द स्क्रीन। ठीक है, तो हमें इंटरफेस अवेलेबल था, हमने उसको यूज कर लिया, हमें नहीं पता मेथड ने पीछे क्या काम किया। जैसे यहाँ पे बॉस के मेथड को ये नहीं पता कि वर्कर के मेथड ने पीछे काम क्या किया। तो ये आपको हिरार्की दिखाई है कि ये एक बॉस है, इसने एक वर्कर 1 को काम दिया, फिर वर्कर 1 ने वर्कर 4, वर्कर 5 से। अब बॉस ने वर्कर 1 को अगर कोई काम दिया है तो वर्कर 4 से अगर वो काम करा के कोई वापस दे रहा है तो बॉस को नहीं पता इस बात का। जैसे अगर आप लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन में या कहीं काम करते हैं तो शायद आपको अंदाजा होगा कि जो कंपनी का ऑनर या सीईओ होते हैं, या कंपनी का कोई डायरेक्टर है, वो नीचे अपने मैनेजर को काम देता है, मैनेजर अपने नीचे सुपरवाइजर को काम देता है, सुपरवाइजर के नीचे 4 बंदे हैं, मतलब 4 टेक्निकल पर्सन है। अब वो जिससे मर्जी काम करवा के दे, काम होना चाहिए ना, वो तो सुपरवाइजर की मर्जी है। ऊपर उसको मैनेजर को तो नहीं पता कि वो किससे काम करवा के दे रहा है, जब तक कि मैनेजर जो है वो स्पेसिफिकली आके उससे पूछे ना, तब तक उसको नहीं पता। अगर काम हो रहा है तो इससे मैनेजर को इससे कोई मतलब नहीं, वो चारों में से जिससे मर्जी काम करवाए। अब है हमारे पास स्टैटिक मेथड्स, स्टैटिक फील्ड्स एंड क्लास मैथ। ठीक है, तो ये हमारे कोर कॉन्सेप्ट्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, जो हमारे पास शुरू होते जा रहे हैं। इसके बाद हमारे पास जो अगले चैप्टर्स हैं वो आगे सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कोर कॉन्सेप्ट्स स्टार्ट होते जाएंगे। इससे पहले तो हम थोड़ा बहुत जावा के बारे में जब पढ़ रहे थे। अच्छा, आप लोगों की एक क्लास है मंडे वाले दिन, हाँ इंशाल्लाह, मेकअप क्लास। Sometimes the method perform a task that does not depend on the contents of any object। तो ये पहले मैं बता चुका हूँ आपको कि ये कह रहा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो मेथड जो टास्क परफॉर्म कर रहा होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या है, उसके कंटेंट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे होते। आपको मैंने पहले ही बताया था कि मेथड जो है वो आप किसी मेथड को कॉल करते हैं तो विदाउट ऑब्जेक्ट कॉल नहीं कर सकते, लेकिन स्टैटिक कर सकते हैं। अप्लाइज टू द क्लास इन विच इट्स डिक्लेयर्ड एज अ होल। ठीक है, अगर हम ये स्टैटिक क्या करें, अप्लाई करें किसी क्लास के ऊपर, तो वो डिक्लेयर करेगा उसको एज अ होल, नॉन एज अ स्टैटिक मेथड और अ क्लास मेथड। ठीक है, इट्स कॉमन फॉर क्लासेस टू कंटेन कन्वीनियंट स्टैटिक मेथड टू परफॉर्म कॉमन टास्क। तो कह रहे हैं कि बहुत सी ऐसी क्लासेस हैं जिसके अंदर हम स्टैटिक मेथड बनाते हैं जिससे हम उनके कॉमन टास्क जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं।
To declare a method as static, place the keyword static before the return type in methods. तो ये क्या कह रहा है, कॉलिंग अ स्टैटिक मेथड। अगर हमें कोई स्टैटिक मेथड बनाना है तो ये क्या कह रहा है, यहाँ पे क्या करो, पब्लिक स्टैटिक, और यहाँ पे क्या कह रहा है, बिफोर रिटर्न टाइप इंट मेथड। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये अगर हमें कोई मेथड स्टैटिक बनाना है तो हम उसको ऐसे बना सकते। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है, कॉलिंग अ स्टैटिक मेथड। तो आपको याद होगा कि हमने एक स्टैटिक मेथड कॉल किया था, कहाँ पे, जे ऑप्शन पेन के अंदर। ठीक है, तो वो उसका स्टैटिक मेथड था, विदाउट ऑब्जेक्ट के कॉल हो रहा था, उसको हम खाली आर्गुमेंट पास कर रहे थे। तो जे ऑप्शन पेन क्लास का नाम, डॉट मेथड का नाम क्या था, शो मैसेज डायलॉग, और उसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट क्या पास कर रहे थे, उसके स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट पास कर रहे थे। फिर एक क्लास मैथ, प्रोवाइड अ कलेक्शन ऑफ स्टैटिक मेथड्स दैट enable you to perform common mathematical calculations. methods मेथड आर्ग्यूमेंट में भी कांस्टेंट, वेरिएबल और एक्सप्रेशन। तो आप जो मेथड का जो आर्ग्यूमेंट भेजेंगे वो आप कांस्टेंट भी भेज सकते हैं, वेरिएबल भी भेज सकते हैं, और कोई एक्सप्रेशन भी भेज सकते हैं। तो एक्सप्रेशन क्या है, मैं एक्सप्रेशन आपको बता दूं। एक्सप्रेशन से मुराद ये है कि 2 + 3 + 4 + x कोई वेरिएबल है +6, सॉरी। ठीक है, तो ये दिस इज कॉल्ड द एक्सप्रेशन। क्लास मैथ क्या है, इज द पार्ट ऑफ द जावा डॉट लैंग पैकेज। ये जो मैथ क्लास है ना, ये ऑलरेडी बनी हुई है, जैसे जे ऑप्शन पेन की क्लास बनी हुई है, जैसे ग्राफिक्स की क्लास बनी हुई है, जैसे आपके पास जे फ्रेम की क्लास बनी हुई है। ठीक है, जे पैनल की क्लास बनी हुई है आपके पास। इस तरह से क्लास मैथ भी एक बनी हुई है जो कि जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर ही मौजूद है, which is implicitly imported by the compiler, so it's not necessary to import class math to use its method. implicitly का मुराद ये है, implicit का मुराद ये होता है, ये इंटरनली अवेलेबल है आपके पास, ये कंपाइलर खुद ही कॉल कर लेगा। इंटरनली उसको पता है कि ये मौजूद है कहाँ पे, आपकी जावा की लाइब्रेरी के अंदर। आपको बाहर से ये एक्सप्लिसिटली कोई कॉल नहीं करनी पड़ रही होती। एक्सप्लिसिट का मतलब ये होता है कि आप बाहर से कोई स्पेशल कोई क्लास जो है वो उसके अंदर ऐड कर रहे हैं अपना कोई स्पेशल टास्क परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, अब ये हमारे पास बता रहा है कि ये कुछ मेथड्स हैं किसके, जावा मैथ क्लास के। तो इसमें सबसे पहला जो मेथड है वो है एबीएस, और एक्स के एस को वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, इसको हम पास करेंगे तो हमें क्या करेगा, रिजल्ट निकाल के दे देगा। जैसे एग्जांपल एबीएस 23.7 इज 23.1, एबीएस 0.0 0.00, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स हमें निकाल के दे रहा है। ठीक है, सील के हमारे पास, राउंड्स एक्स टू द स्मॉलेस्ट एंटीजर नॉट द लेस देन एक्स। ठीक है, तो अगर हमने इसको पास किया सील 9.2, तो 9.2 इज 10.0, सील 9.8 तो इज 9.0। ये सील कर रहा होता है, यानी कि अपर साइड पे। ये सील का एक मेथड है हमारे पास। ये क्या कर रहा होता है, जो भी आप इसको वैल्यू प्रोवाइड करेंगे ये उस वैल्यू को क्या करेगा, उसके अपर साइड पे अटैच कर देगा। तो जस्ट सपोज अगर 8.2 होता तो क्या, 9.2 है, अगर यहाँ पे 9.2 है तो इसने अपर साइड पे सील किया है ना, उसको 10 पे सील किया है। तो अगर ये 9.0 होता तो नीचे की तरफ ही होता, फिर तो 9 ही होता। करके देख लेंगे। फिर इस तरह से कॉस है, फिर एक्सपोनेंशियल है। ठीक है, इस तरह से फ्लोर है, यानी कि डाउन की तरफ चला जाएगा। ये देखिए 9.2 से 9 पे चला गया। सील का अपोजिट है फ्लोर। सील होता है छत, अपर साइड पे फ्लोर होता है आपका नीचे वाला फ्लोर, जो फर्श जिसको हम कहते हैं, यानी कि डाउन और वॉक। इस तरह से लॉग है, नेचुरल लॉगरिथमेटिक के लिए, लॉगरिथम के लिए यूज होगा आपके पास। मैक्स है, मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि 2.31, तो इसमें जो मैक्स वैल्यू होगी वो आपको निकाल के दे देगा। जैसे मैक्स को हमने दो वैल्यू दी, 2.3 और 12.7, तो मैक्स उसने हमें निकाल के दे दी। फिर मिनिमम हमारे पास है, स्मॉलर वैल्यू निकाल के दे देगा हमें 2.3। तो इससे पहले जो हम काम कर रहे थे वो हमें बहुत आसानी से हम यहाँ मैथ क्लास के थ्रू भी कर सकते हैं। फिर से पावर है, तो x रेज टू द पावर y, तो x की जो भी पावर हम लिखेंगे 2.0 रेज द पावर 7, तो उसने हमें इसकी निकाल के दे दी। 9 रेज टू द पावर 0.5, तो 3.0 निकाल के दे दी। फिर उसके बाद है साइन, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक है, हमारे पास साइन है, स्क्वायर रूट है।
ठीक है, हमने डायरेक्ट अगर कोई वैल्यू दी है SQRT का फार्मूले के अंदर, तो हमारे पास क्या हुआ है, उसने 900 का स्क्वायर रूट इसे निकाल के दिया 30। टिग्नोमेट्री का टेंजेंट अगर हमें निकालना है 0 0 का, तो 0 0 ही होगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, मैथ क्लास है। ठीक है, इसी तरह से मैथ फील्ड्स के हमारे पास, मैथ फील्ड्स फॉर कॉमन मैथमेटिकल कांस्टेंट के लिए, जैसे मैथ डॉट पाई जो है वो हमारे पास 3.142 होता है, हमारे पास सबको पता है। वैसे मैथ ई है, ई तो मुझे भी नहीं पता है क्या किस चीज को शो कर रहा है, यार होगी कोई मैथमेटिकल कांस्टेंट होगा कोई। 2.72 है जो हमारे पास, 2.72 ही कहलाएगा ये। ठीक है, डिक्लेयर द मैथ क्लास मैथ जो है वो आपके पास विद द मॉडिफायर्स पब्लिक, फाइनल एंड स्टैटिक। अब पब्लिक अलाउ यू टू यूज दिस फील्ड इन योर ऑन क्लासेस। मैं पहले बता चुका हूँ कि लेक्चर 5 में मैंने ये बताया था कि जो हमारे पास पब्लिक फील्ड्स हैं, ठीक है, यानी कि पब्लिक फील्ड से मुराद क्या, पब्लिक वेरिएबल जो हमारे पास, या डाटा मेंबर जो कहलाते हैं, जो पब्लिक फील्ड्स हैं वो हम दूसरी क्लासेस में हम यूज कर सकते हैं। अ फील्ड डिक्लेयर्ड विद कीवर्ड फाइनल इज कांस्टेंट, इट्स वैल्यू कैन नॉट चेंज आफ्टर द फील्ड इज इनिशियलाइज्ड। अगर मैंने जस्ट सपोज इसमें आगे कहीं इसकी एग्जांपल दी, यहाँ पर तो नहीं है खैर। अच्छा, तो ये कह रहा है कि अगर मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है, नेम 23, अब अगर मैंने ये वेरिएबल बनाया है इन टाइप का नेम, और उसको मैंने क्या किया है, फाइनल कीवर्ड से जो है वो डिक्लेयर कर दिया, उसको फाइनल डिक्लेयर कर दिया, तो अब उसकी वैल्यू जो है वो कैन नॉट चेंज। ठीक है, अब जब मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया 23 से, तो अब इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। जैसे ये बता रहा है कि पाई एंड ई आर डिक्लेयर्ड फाइनल बिकॉज देयर वैल्यू नेवर चेंज। ये पाई और ई जो है ना, इनकी वैल्यू जो है ना फाइनल डिक्लेयर हो चुकी है, तो अब ये वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकती। तो आप, ठीक है, ताकि कोई और प्रोग्राम जो है इनकी वैल्यू को चेंज ना कर सके। हमने पब्लिक तो करी है, लेकिन हमने इसको फाइनल भी किया है। A field that represent an attribute is also known as an instance variable। ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल हमारे पास क्या है, हमारी क्लास का एक एट्रीब्यूट होता है, उसकी खसूसियत होती है। ठीक है, जैसे हमने बताया था कि ऑपरेशंस क्या होते हैं, वो तो हमारे मेथड्स होते हैं, और जो उसके डाटा मेंबर्स हैं वो हमारे एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं क्लास के। ठीक है, और वो फील्ड्स भी होती हैं, और हमें उनको इंस्टेंस वेरिएबल भी कहते हैं। ईच ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस ऑफ द क्लास हैज अ सेपरेट इंस्टेंस ऑफ द वेरिएबल इन मेमोरी। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे होते हैं ना, उसके जो उस वक्त जो इसके इंस्टेंस बन रहे होते हैं, या हम क्लास जो हमारे रेफरेंस वेरिएबल बन रहे होते हैं क्लास के, वो अलग से एक जगह ले रहे होते हैं मेमोरी के अंदर। ठीक है, fields for which each object of a class does not have a separate instance of the field are declared static and are also known as class variable। अब ये इसके अंदर ये बता रहा है कि fields for which each object of a class does not have a separate instance of the field are declared static। तो ऐसी फील्ड जिनको हम स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, क्लास वेरिएबल कहलाते हैं। ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ क्लास containing static field share one copy of the field। वो ऑब्जेक्ट वो कह रहा है जो कि हम स्टैटिक फील्ड को, स्टैटिक फील्ड हमारे पास कौन सी है, इस वक्त हमने किसी को भी स्टैटिक फील्ड हमने शो नहीं किया। तो जो स्टैटिक फील्ड है उसको वो कह रहा है कि हमारे जो क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ उसकी एक कॉपी जो है वो शेयर कर सकता है। टुगेदर द क्लास वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल एंड इंस्टेंस वेरिएबल रिप्रेजेंट द फील्ड ऑफ अ क्लास। ये सारे जितने भी हैं, क्लास वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस, ये जितने भी वेरिएबल्स हम बना रहे होते हैं, ये सारे के सारे हम कहाँ पे शो कर रहे होते हैं, और ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये फील्ड ऑफ क्लास कहलाते हैं। देखें, जो क्लास वेरिएबल है ना, या हम उसको स्टैटिक वेरिएबल कह रहे हैं, वो हमारे पास कहलाता है जो कि हमारा ऑब्जेक्ट का वेरिएबल शो होता है। जस्ट सपोज मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे क्लास वेरिएबल आपका होता है, मेरी एक क्लास है जस्ट सपोज स्कैनर, और मैं उसमें बनाता हूँ इनपुट इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। ठीक है, ये हम लोग बनाते हैं ना, आपको याद होगा। ठीक है, तो स्कैनर क्लास का हमने ये क्लास वेरिएबल बनाया है। ठीक है, रेफरेंस वेरिएबल जिसको हम कह रहे हैं।
और इसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट बनाया हमने, ये न्यू स्कैनर जो हमने इसका कंस्ट्रक्टर कॉल किया इसका ऑब्जेक्ट बनाया, और ये इसका क्लास वेरिएबल कराएगा। और इंस्टेंस वेरिएबल मैंने आपको बताया जो कि हम क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं। जस्ट सपोज मैंने यहाँ पे क्लास बनाई टेस्ट, और मैं इसके अंदर एक वेरिएबल बनाता हूँ पब्लिक इंट टेस्ट, और उसको मैं इनिशियलाइज करता हूँ 10 से। ठीक है, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, टेस्ट वेरिएबल। ठीक है, ये सब क्या है, हमारी क्लास की क्या है, फील्ड्स हैं। ठीक है, तो क्लास वेरिएबल और टेस्ट वेरिएबल। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या बता रहा है ये, व्हाई इज मेन मेथड डिक्लेयर्ड स्टैटिक। क्यों भाई ऐसा क्यों, ये मैं पहले बता दूं कि मेन मेथड जो है वो हमारा स्टैटिक क्यों होता है। The JVM attempt to invoke the main method of the class you specify when you object of the class have been created. Declaring main as static allow the JVM to invoke main without creating an instance of the class. तो बेसिकली होता क्या है कि हम जब हम मेन के मेथड को हम स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं तो JVM क्या करता है कि इस मेन के मेथड को विदाउट क्लास के इंस्टेंस की क्रिएशन के इस मेन के मेथड को रन कर देता है। ठीक है, और इसको कॉल कर लेता है। ठीक है, आपने देखा है कि हमें जितनी भी क्लासेस, मैंने पहले भी बताया था, जितनी क्लासेस हमें यूज करनी है उन क्लासेस के मेथड यूज करने होते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, उस क्लास का एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं, जो एक क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या करते हैं, उस क्लास के जितने भी मेथड्स हैं, या अगर पब्लिक डाटा मेंबर्स हैं या पब्लिक इंस्टेंस वेरिएबल है, उनको हम कॉल कर सकते हैं। अच्छा, मल्टीपल पैरामीटर आर स्पेसिफाइड एज अ कॉमा सेपरेटेड लिस्ट। ये ऊपर हमें देख चुके हैं कि हमें कैसे, यानी कि अगर हमें कोई मेथड के अंदर, जस्ट सपोज मैं बात करता हूँ इंट, कोई मेथड मैंने रखा, नाम मेथड ही रख देता हूँ, उसको हमने क्या करा, इंट आई कॉमा इंट बी कॉमा, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मल्टीपल पैरामीटर हम पास कर रहे हैं इस एक मेथड को। ठीक है, देयर मस्ट बी वन आर्ग्यूमेंट इन द मेथड कॉल फॉर ईच पैरामीटर, sometimes call a formal parameter in the method declaration। एक मिनट, हाँ तो आप एक काम करें कि वो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा जिसका भी इंटरनेट का प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि देयर मस्ट बी वन आर्ग्यूमेंट इन द मेथड कॉल फॉर ईच पैरामीटर। ठीक है, समटाइम्स कॉल्ड अ फॉर्मल पैरामीटर इन द मेथड डिक्लेरेशन। तो ये कह रहा है कि हम कम एक एक आर्ग्यूमेंट जो हम पास कर रहे होते हैं, अगर हम मेथड कॉल कर रहे हैं तो उसको एटलीस्ट एक कोई ना कोई एक आर्ग्यूमेंट तो पास करें। ठीक है, each argument must be consistent with the type of the corresponding parameter। यानी कि जो आर्ग्यूमेंट जो ये है, देखिए ये कहलाता है कि ये पैरामीटर ये रिसीव कर रहा है, और अगर इसको हम आर्ग्यूमेंट पास करने की बात कर रहे हैं तो हम इसको कोई वैल्यू पास कर रहे होते हैं। आर्ग्यूमेंट अगर पास करना है तो हम ऐसे पास करेंगे इसको किसी क्लास के अंदर। अगर हम इस वेरिएबल को कॉल करते हैं, अगर मैं बात करता हूँ कि ये रिसीव कर सकता है ये पैरामीटर, तो अगर मैं इसको ये अगर मैं कोई वैल्यू पास करूंगा तो मैं इसको हार्ड कोड वैल्यू पास करूंगा और ये इंट वैल्यू रिसीव करेगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अब हमारे पास क्या है, अब यहाँ तक तो हमारे पास ही हो गया। अब हम इसका कोड हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब हम लोग फिलहाल हम इसके कोड को हम पढ़ लेते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम इसका कोड इम्प्लीमेंटेशन करेंगे इसकी भी, और कोशिश करेंगे कि GUI की भी करें। और ये मेरे ख्याल में रिकॉर्डेड क्लास होगी, लेक्चर 7 जो आपका होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक क्लास बनाई, पब्लिक क्लास मैक्सिमम फाइंडर। ठीक है, और हमने इसमें क्या किया, हमने एक मेन का मेथड लिखा, इन यूजर से एक इनपुट लिया। ठीक है, इनपुट लेने के लिए हमने यहाँ पे एक इस क्लास का रेफरेंस वेरिएबल बनाया, system.out.print enter 3 floating point values separated by spaces। ठीक है, हम फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज मांग रहे हैं यूजर से और कह रहे हैं कि
स्पेस देते रहे और अपनी वैल्यूज एंटर करते रहे। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, डबल नंबर 1 इज इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट डबल, डबल नंबर 2 इनपुट डॉट नेक्स्ट डबल, डबल नंबर 3 इनपुट डॉट नेक्स्ट डबल। तो ठीक है, ठीक है, हमने क्या किया, हमने नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 हमने 3 नंबर ले लिए। फिर हमने क्या किया, डबल रिजल्ट मैक्सिमम। ये मैक्सिमम किसका मेथड है, मैथमेटिक्स का मेथड, आपको याद होगा, मैथ क्लास का मेथड है। ठीक है, तो हमने क्या किया, डबल रिजल्ट इज इक्वल टू मैक्सिमम को ये तीनों वैल्यूज पास कर दी जो यूजर ने में दी है, नंबर 1 नंबर 2 और नंबर 3। फिर क्या हुआ, फिर हमने क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन मैक्सिमम इज, जो भी रिजल्ट आया हमारे पास, यहाँ पे रिजल्ट में जो भी वैल्यू स्टोर हुई इस फंक्शन ने में जो रिटर्न करी वो हम यहाँ पे शो करवा देंगे। तो इसके बाद हमने एक और मेथड लिखा, पब्लिक स्टैटिक डबल मैक्स, और हमने उसको डबल एक्स डबल वाई और डबल जेड पास किया। ये जो मैक्सिमम मेथड है, अच्छा ये हमने खुद लिखा है, मैथ क्लास का यूज नहीं करा। तो हमें ये पैरामीटर पास किए, यहाँ पे हमने इसके लिए यहाँ पे हमने आर्ग्यूमेंट है, ये आर्ग्यूमेंट पास किए, और यहाँ पे जो है ये पैरामीटर इसके जो है लिस्ट है, यहाँ पे डबल एक्स डबल वाई और डबल जेड के ऊपर उसने रिसीव किया। फिर हमने क्या किया, डबल मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू एक्स इफ वाई, ये वाला जो वाई, वाई इज लेस देन टू मैक्सिमम वैल्यू, एक्स जो है वो हमारी, इसको मैक्सिमम वैल्यू हमने सेट कर दी है, जो भी एक्स की वैल्यू आई है उसको हमने मैक्स में स्टोर करवा दिया है। फिर हम इसको चेक कर रहे हैं, इफ वाई, वाई वाली जो वैल्यू यहाँ पे में रिसीव हुई है अगर वो बड़ी है मैक्सिमम वैल्यू से, तो क्या करो, मैक्सिमम वैल्यू के अंदर वाई को डाल दो। ठीक है, अगर तो z की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू से बड़ी है तो क्या करो, मैक्स वैल्यू को z में डाल दो। ठीक है, तो जो भी बड़ी, और रिटर्न कर दो मैक्स वैल्यू को, तो जो मैक्स वैल्यू होगी वो यहाँ पे आपके रिटर्न हो जाएगी और यहाँ पे आपके रिजल्ट में आके स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो ये मेथड का क्या है हमारे पास, हम जो उसको वैल्यूज पास कर रहे होते हैं वो हमारे पास कैसे स्टोर होती है। अब ये देखें, जब पहली दफा ये प्रोग्राम चला, एंटर 3 फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू सेपरेटेड बाय स्पेसेस, 9.3 5 2.74 5.1 हमने किया, तो मैक्सिमम जो 9.3, फिर दोबारा किया 5.8 12.45 8.3, तो रिजल्ट आया ये। फिर हमने दोबारा वैल्यूज दी 6.46 स्पेस 4.12 स्पेस 10.54, तो उसने क्या हमें रिजल्ट निकाल के दिया कि 10.54 इज योर आंसर। ठीक है क्लास, हम यहाँ पे अपनी क्लास आज एंड करते हैं, और थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।